हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आफ्टरनून, इवनिंग, जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हो तब होपफुली आप सब बढ़िया हो, जबरदस्त और जबरदस्त तैयारी कर रहे हो आपके एग्जामिनेशन की। आज मैं आपके लास्ट पार्ट जो है हमारा पीएम का, वो यहाँ पे लेके आ गया हूं, जो कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट रिलेटेड है। सो एज दिस होल सब्जेक्ट इटसेल्फ इज, यू नो दैट कि इट्स अबाउट योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेज करने के पहले आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते आना चाहिए। क्योंकि अगर मैं परफॉर्मेंस सही से मेजर कर पाऊंगा तभी तो परफॉर्मेंस को मैं मैनेज कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहां से जाना है मुंबई, जो मुझे लगने वाले 3 घंटे, तो 1-2 घंटे होने के बाद मुझे मेजरमेंट तो आना चाहिए कि मैं 1-2 घंटे के बाद कितने किलोमीटर आगे आया हूं, क्योंकि फिर उसके बाद में आगे की स्पीड कितनी रखनी है मुझे, वो मैं तय कर सकता हूं। तो सेम थिंग इज गिवन हियर। You need to understand all the different ways how you could measure your performance, because depending upon that you will be managing your performance. अभी तक हमने सारे टॉपिक्स में जैसे फटाफट फटाफट हर कंसेप्ट को रिवीजन किया हुआ है। आप लास्ट सारे टॉपिक्स के वीडियो जाके देख सकते हो, ये प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। वैसे ही हम यहां पे भी सारे कंसेप्ट फटाफट रिवाइज करने वाले हैं। और जैसे कि मैं हर लेक्चर में बोलता हूं, दिस इज वीडियो इज मेंशन्ड एंड इज देयर ओनली फॉर योर रिवीजन पर्पस। डू नॉट कंसीडर दिस एज द ओनली थिंग विच यू आर गोइंग टू लर्न फॉर योर एग्जामिनेशन, because PM examination is kind of difficult and your understanding of the concept is the first thing. Application of this concept and practice is must. इसलिए हमारी रेगुलर क्लास जो 80-90 आवर्स चलती है, वो हम यहाँ पे फटाफट फटाफट मैं आपको सिर्फ एक 5-7 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस देने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हम जो ये पार्ट देखने वाले आपके परफॉर्मेंस मेजरमेंट के जो लास्ट के आपके दोनों तीनों चैप्टर है, इन सब का एक इंपॉर्टेंट समरी जो है, इन सब में जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आ गया हूं। ओके, सो यस, आप इन वीडियोस का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे कर सकते हो दोस्तों? सबसे पहले ये वीडियो आप पहले देख लो, फिर जाके आपके पूरे टॉपिक्स पढ़ो और फिर जाके आप अपना प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा, पहले ये वीडियो देख लोगे तो आपका जब खुद का रिवीजन रहेगा टॉपिक का, खुद से आप पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, वो आपका फास्ट हो जाएगा, बिकॉज आपको फटाफट फटाफट सब चीजें एक बार एक ऊपरा ऊपरी समझ गई है। This could be the best way how you could utilize these videos, and that's the only reason why we have brought it here. Okay, so now here in performance measurement, हमने MA के अंदर भी performance measurement देखा हुआ है। तो MA की जो सारी बातें हैं उसके में अभी रिवीजन में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्लास में हम हर चीज वापस करते हैं, बट यहाँ पे हम MA की चीजों को थोड़ा सा ऊपर ऊपर से लूंगा मैं, और यहाँ पे आगे आने वाली चीजों की हम ऊपर आगे बात करेंगे। सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अगर हम दो मोटा मोटी तरीके बात करें कि किस तरीके से सर आप अपना परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप फाइनेंशियली आपका परफॉर्मेंस देख लो, बट प्रॉब्लम इज व्हाट, ओनली लुकिंग एट फाइनेंशियल इज नॉट सफिशिएंट इनफ। व्हाई? बिकॉज देयर कैन बी इजीली मैनिपुलेशन व्हिच कैन हैपन, राइट? तो ये मैनिपुलेशन के चलते हुए मैं मेरा प्रॉफिट मुझे जैसे चाहे वैसा बड़ा कम कर सकता हूं ना यार। अगर मैंने सेल ज्यादा दिखा दिया, चाहे पैसा दो मत दो, 2-4 साल बाद पैसा मिलो ना मिलो, मैं मेरा सेल बढ़ा दूंगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सेल कम कर दूंगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैं मेरी प्रोविजन बढ़ा दूंगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रोविजन कम कर दूंगा, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कैन बी वेरी इजीली मैनिपुलेटेड। इसलिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट तो हम देखेंगे, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, उसके साथ साथ में हमें नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी देखनी पड़ेगी। But let's talk about financial performance measurement. So see, as the word itself suggests, दोस्तों, financial performance measurement, ये सारे measurement आपके डिपेंडेंट रहते हैं हमारे फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट्स के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बेसिकली, जो कि आपका बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन, ओके, या हमारा P&L अकाउंट, या हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके ऊपर से ये सारी इंफॉर्मेशन निकल के आती है। तो यहाँ पे हम क्या क्या देख सकते हैं? तो यहाँ पे अगर हम बेसिकली 4 कैटेगरी करें तो आपकी कैटेगरी रह सकते हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, ओके, जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी आप चेक कर सकते हो, अलग अलग रेशियो है, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, आरओसी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो ताकि आपको आइडिया आए कि आप प्रॉफिट कितना कर रहे हो। कंपैरिजन में ऑब्वियसली सिर्फ इस साल का देख के मतलब नहीं, पिछले साल का देखो, उसके 2 साल पहले का देखो, कॉम्पिटिटर्स का देखो। सो कंपैरिजन के लिए भी हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बहुत काम आते हैं। उसके बाद इफिशियंसी आप चेक कर सकते हो, आपके अलग अलग इफिशियंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, पीवी रेशियो, ये सब देख सकते हो ताकि आपको ये पता चले कि आप कितने इफिशियंटली काम कर रहे हो। उसके बाद आप लिक्विडिटी देख सकते हो कि आपके पास कितनी लिक्विडिटी है, करंट रेशियो, क्विक एसेट रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो भी हम जिसे बोलते हैं। ये सारे रेशियोस हम इन डिटेल पढ़ते हैं एमए के अंदर ही, और पीएम के अंदर भी हम इन क्लास में इन डिटेल हर चीज पढ़ते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। अब यू आर जस्ट गोइंग विद डिफरेंट कांसेप्ट्स व्हिच आर देयर। सो लिक्विडिटी रेशियो हमें बताता है सर कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना लिक्विड पैसा है, ओके, ताकि वो कल जाके कभी भी कोई भी जल्दी से क्या बोलते हैं बैंकक्रप्ट ना हो, या कोई ऐसा ना हो जाए कि पैसा ही नहीं देने के लिए हमारे सप्लायर्स को।
तो कितना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजीशन है, बिकॉज जितना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजीशन रहेगा उतना वो मार्केट में एडवांटेजेस भी ले सकते हैं और रेडी रहेंगे कोई भी अनसर्टन चीज के लिए। एट द सेम टाइम लिक्विडिटी बहुत ज्यादा भी रही तो मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम करंट रेशियो के बारे में बात करें, सो अगर 1.5 to 2 के बीच में तो ग्रेट, बट 2 से ज्यादा भी है तो इट डजंट मेक एनी सेंस। व्हाई? बिकॉज आप अननेसेसरी पैसा आपके लिक्विड में रखे हो, इससे अच्छा इन्वेस्ट करो, रिटर्न अर्न करो। एट द सेम टाइम सी 1.5 to 2 करंट एसेट रेशियो आना ये कोई बहुत स्टैंडर्ड नहीं है। ये हम चेक करेंगे इंडस्ट्री से। ये तो हमने नॉर्मल ऑन एन एवरेज जनरली बोल दिया, लेकिन ये हम चेक करते हैं हमारे इंडस्ट्री से कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। बिकॉज कोई इंडस्ट्री में कैश क्रंच होता ही है, उसका नेचर ही वैसा है कि कैश क्रंच रहेगा, तो मे भी वहां पे करंट एसेट रेशियो कम भी रहेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम हमारे कंपनी का करंट एसेट रेशियो निकालेंगे और इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से देखेंगे। देन कम्स योर गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशियो आपका चेक करता है रिस्क कैपिटल गियरिंग रेशियो जिसको हम बोलते हैं, राइट, डेप्ट टू इक्विटी और डेप्ट अपॉन डेप्ट प्लस इक्विटी इनटू 100। यहां पे हम देखते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके खुद का फंड कितना है इन कंपैरिजन टू आउटसाइडर्स फंड। बिकॉज क्या है ना, ये आउटसाइडर का जो फंड है ये आपको कभी ना कभी रिटर्न देना है, प्लस इसके ऊपर आप हेवी इंटरेस्ट भी या एक हेवी फिक्स कॉस्ट भी लगी रहती है आपके ऊपर, राइट। तो ये गियरिंग रेशियो बताता है कि आपके फंड इन कंपैरिजन टू आउटसाइडर फंड कितना है। जितना कम, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम हो तो ग्रेट या बहुत ज्यादा रहो तो खराब, ऐसा नहीं है। ये भी आपके इंडस्ट्री के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम भी रहा तो इट्स नॉट ग्रेट। व्हाई नॉट ग्रेट दोस्तों, बताओ मुझे। अपन क्लास में पढ़ते हैं अगर गियरिंग रेशियो मेरा बहुत कम है तो इट्स नॉट ग्रेट। व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग बेनिफिट ऑफ लोन्स, राइट, डिबेंचर्स, जो सबसे चीप फंडिंग ऑप्शन होता है, बिकॉज उसके इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा भी रहा तो फिर एक फिक्स कॉस्ट हमेशा हमारे पीछे लगी रहेंगी। तो देयर इट शुड बी देयर, इट शुड बी बैलेंस्ड। तो हमेशा याद रखना आपके सारे फाइनेंशियल रेशियोज जो भी आप कैलकुलेट करोगे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू, ये आप पिछले 1-2 साल के रेफर करोगे ताकि आपको एक ट्रेंड पता चले। एट द सेम टाइम इसका पूरा पिक्चर आपको तभी पता चलेगा जब आप ये कंपेयर करोगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। ओके, क्योंकि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग ही आपको पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देने वाली है। उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया कि ओनली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट आर नॉट सफिशिएंट इनफ, हमें नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैटेगरी भी देखना पड़ता है। बिकॉज वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट पॉइंट इज मैनिपुलेशन, राइट, वो आप इजीली अबे कर सकते हो। तो सिर्फ इसके ऊपर हम भरोसा ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सिर्फ इसके ऊपर ट्रस्ट करते होते आज तक कोई फ्रॉड होता ही नहीं था, और होता भी तो तुरंत पता चल जाता था। But that's why they are not sufficient enough. So we come to the next part, which is non-financial performance measurement. So non-financial performance measurement के अंदर हम क्या करते हैं, हम 2 एस्पेक्ट को, आपके क्वालिटी वाले एस्पेक्ट को भी हम यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, कि आपके क्वालिटी किस चीज की जा रही है, आपकी कंसिस्टेंसी कैसी, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेक हो सकती है कि आपके कितने रिपीटेड कस्टमर है, कितने न्यू कस्टमर है, कितने आपके क्या बोलते हैं, कितने आपके वारंटी क्लेम हो रहे हैं, कितने आपकी कस्टमर कंप्लेंट्स है। तो ये सारा बैकग्राउंड जो चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हटाकर, वो नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। ओके, तो आपके इसके बाद यहाँ पे आपके क्या बोलते हैं, सो हियर बेसिकली ऑल द डिफरेंट कैटेगरीज अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल कम अंडर हियर नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपको अंडरस्टैंडिंग और क्लियर करेंगे। तो फाइनेंशियल एनालिसिस तो हम करेंगे, वो तो आपको चीजें समझाएंगे, लेकिन उसके अलावा नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे अंडरस्टैंडिंग को और क्लैरिटी देंगे और भरोसा देंगे हमें। बाकी जो भी हजारों 100-200 नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट तो है, इसमें कोई ऐसा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं कि ये 2-4 ही है। बट उसके अलावा अभी नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट में भी एक प्रॉब्लम क्या है, वहां पे भी कोई स्टैंडर्ड आप सेट नहीं कर सकते हो कि किसके कंपेयर करें। ओके, मेरी कंपनी का 1000 कंप्लेंट है, अरे पर मेरे 1 लाख कस्टमर है, दूसरी कंपनी के 500 कंप्लेंट है, लेकिन उसके सिर्फ 10,000 कस्टमर है। सो ये भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कंपैरिजन करने के लिए। और एट द सेम टाइम इतने अलग अलग मेजर है, तो हम किस किस चीज को ध्यान दें और कैसे ध्यान दें। सो यहां पे क्या हुआ, यहां पे 2 अप्रोच निकल के आए हैं जो आपकी नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट को एक अच्छा सा सपोर्ट दे सकते हैं। तो एक सबसे पहले है, और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इज योर बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड सेज दैट सिर्फ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल देख के भी नहीं काम चलेगा, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल की खुद की भी बहुत लिमिटेशन है। जैसे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई कंपैरिजन का मेथड नहीं है, कोई सेट की हुई चीजें नहीं है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड बोलता है एक काम करो, आप 4 हिस्सों को देखो। आप एक आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक नहीं, आप 4 हिस्सों को देखो और चारों हिस्सों को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। तो ऐसे क्या 4 चीजें इनको हमने देखना चाहिए। सबसे पहला एक पर्सपेक्टिव है कस्टमर पर्सपेक्टिव, कि भैया कस्टमर को क्या ऐसा खुश है या नहीं है, कस्टमर के बारे में बात करो। व्हाट कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग, इज ही गेटिंग द सेम थिंग और नॉट। दूसरा इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, अब आपकी जो इंटरनल प्रोसेसेस है आप कितनी इफिशिएंटली कर रहे हो। देखो चारों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, ऐसा नहीं ये पहला ये दूसरा।
तो हम देखो चारों एस्पेक्ट देख रहे हैं, कस्टमर एस्पेक्ट देख लिया, अब हम हमारा खुद का एस्पेक्ट देख रहे हैं कि भैया हमारी प्रोसेसेस कितनी अच्छी से हो रही है, हम कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, क्या हमने पिछली बार से और ज्यादा प्रोग्रेस किया है नहीं किया हुआ है। अब देखो कस्टमर देख लिया, इंटरनल भी देख लिया, अब हम देख रहे हैं कि भैया यहां पे ही हमें जिंदगी में नहीं रहना है, जिंदगी में हमें ग्रोथ चाहिए, हमें बहुत ऊपर जाना है। तो आपको आपका लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी देखना है कि आप कितना एक्सपेंडिचर आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कर रहे हो, कितनी चीजें आप सीख रहे हो, कितनी नई चीजें आप ला रहे हो, कितनी नई टेक्नोलॉजी आप इनपुट कर रहे हो। क्योंकि देखो competition is going to be always there, so how you could be leading your future, because देखो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल फैक्टर दोनों भी आपके प्रेजेंट को देख रहे हैं, बट यहाँ पे ये क्या बोल रहा है भैया, ये नहीं, आपको ये भी देखना है कि आप अपने ग्रोथ के लिए कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कितना आपके लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव पे भी ध्यान दे रहे हो, बिकॉज वो आपके आज के लिए नहीं लेकिन कल के लिए जरूर इंपॉर्टेंट है। And then comes your obviously your financial perspective. तो ये बैलेंस स्कोरकार्ड बोलता है that you should be giving balance to all these four aspects. चारों एस्पेक्ट को इक्वली देखना है और चारों एस्पेक्ट को सेंट्रल लाइन से आपके मिशन और स्ट्रैटेजी से कनेक्ट करना है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा मिशन स्ट्रैटेजी कुछ और आपका कोई एस्पेक्ट कुछ और ही काम कर रहा है, नहीं। ऑल द फोर एस्पेक्ट्स शुड रिवॉल्व अराउंड योर मेन मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मॉडल, बट अगेन इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म्स है, एक बार जाके आप अच्छी से पढ़ लेना, जैसे कि इसमें भी कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया हुआ है, कोई चीज क्लियरिटी से बोली नहीं गई है। सो देन कम्स योर नेक्स्ट मॉडल विच इज बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। अब बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल क्या बोलता है, दैट यू शुड फोकस ऑन डायमेंशंस, और डायमेंशन 6 तरीकों से बांटे गए हैं। आपको डायमेंशन के ऊपर फोकस करना है, और जो आपके डायमेंशन है, इन डायमेंशन मतलब क्या बेसिकली बच्चों, तो आपके गोल्स और आपके मेजरमेंट्स की आप इनको कैसे मेजर करोगे। सी, डायमेंशन मतलब हमारे गोल्स कि हमें कौन से दिशाओं में जाना है, डायमेंशन इज दिशा, हमें कौन से दिशाओं में जाना है, क्या हमारे गोल्स हैं, और मेजर्स टू मेजर द परफॉर्मेंस, और हम ये गोल्स को कैसे चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा गोल है कि मैं कम से कम 5000 एसीसी के बच्चों को पढ़ाऊं, तो ये तो मेरा गोल हो गया, बट इसको मैं कैसे मेजर करूंगा। एक बच्चा आया, 2 बच्चा आया, यूट्यूब पे कितने व्यू आए, कितने बच्चे पढ़े, कितने बच्चे मेरे क्लासेस लेकर आ रहे हैं, कितने बच्चे हमारे वी स्मार्ट ग्लोबल में आके पढ़ रहे हैं, तो इससे मेरा मेजरमेंट होगा। सो डायमेंशन शुड बी वेरी क्लियर, स्टेटिंग योर गोल्स एंड हाउ यू आर गोइंग टू मेजर योर परफॉर्मेंस। अब डायमेंशन आपके दो हो गए, एक डाउनस्ट्रीम हो सकता है या अपस्ट्रीम हो सकता है। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या कि आप आपका कॉम्पिटिटिवनेस देखो, आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखो, ये एक पार्ट हो गया आपका 6 डायमेंशन में से। दूसरा अपस्ट्रीम में देखो आप क्या क्वालिटी दे रहे हो, क्या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है आपके रिसोर्सेज की, आपके पास क्या जो रिसोर्सेज है सब यूटिलाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या कोई खाली पड़ा हुआ है, और आप इनोवेशन कितना कर रहे हो। सो ऑल दिस 6 डायमेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, 2 ऑफ देम आर डाउनस्ट्रीम, 4 ऑफ देम आर अपस्ट्रीम। ओके, सो कॉम्पिटिटिवनेस क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, रिसोर्स एलोकेशन, ओवरऑल एट द एंड ये क्या कर रहे हैं, आपको बता रहा है कि आप किस दिशा में जा रहे हो और आप उसको कैसे मेजर करने वाले हो। नाउ वॉट एवर डायमेंशन यू हैव सेट, इन डायमेंशंस के लिए हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड सेट करना है, हमें टारगेट सेट करना है कि हमारे क्या टारगेट रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं क्वालिटी, तो मेरा टारगेट है कि मेरा 1% ही रिजेक्शन रेट रहे। ओके, सो दिस स्टैंडर्ड विल हेल्प मी टू चेक माय डायमेंशन दैट हाउ गुड इट इज गोइंग ऑन, और अगर वो ग्रेट रहा, वो सही रहा, तो फिर मुझे मिलेंगे रिवॉर्ड्स जो कि मुझे मोटिवेट करेगी फ्यूचर में। ओके, सो सी हाउ दिस बिल्डिंग ब्लॉक इज लिंक्ड। डायमेंशन जिसके लिए हम अलग अलग स्टैंडर्ड बनाएंगे, और स्टैंडर्ड को अचीव किया तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सो स्टैंडर्ड देखो आप ओनरशिप, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या इसकी मेरी अचीवेबिलिटी कितनी है, और इसमें हमारे कौन मेन इक्विटी होल्डर्स हैं। जिसको अगर सही से मिला, सही से काम किया, हमारे स्टैंडर्ड को हमारे रूल किया, हमारे स्टैंडर्ड के अंदर आप रहे, तो आपको मोटिवेट, आपके एज अ मोटिवेशन आपको हम रिवॉर्ड्स देंगे। इससे क्या होगा, आप अगली बार और प्रेरित होंगे आपके डायमेंशंस में वर्क करने के लिए, स्टैंडर्ड के अंदर आने के लिए, और रिवॉर्ड्स पाने के लिए। बट रिवॉर्ड शुड बी वेरी क्लियर एंड इट शुड बी काइंड ऑफ मोटिवेशन विच आर कंट्रोलेबल एज वेल। ओके, मोटिवेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया 100 यूनिट बेचा तो 1 रुपया मिलेगा, वो क्यों करेगा यार, सोचो ना बेचारा क्यों करेगा, राइट। सो दिस इज अ डायमेंशन बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल जो यहाँ पे बताया जाता है, विच कम्स अंडर योर basically non-financial performance measurement itself. But yes, both of them, they both are in fact separate than financial non-financial, which includes themselves a small part of financial and non-financial plus other aspects as well. Okay, so now thereafter further कमिंग टू योर बिहेवियरल एस्पेक्ट। अब देखो आप ये जब पूरा परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर रहे हो, तो यू हैव टू आल्सो चेक दैट व्हाट आर योर बिहेवियर एस्पेक्ट्स। सर इसका मतलब क्या, व्हाट आर बिहेवियर एस्पेक्ट का मतलब क्या, तो आपको ये चेक करना है कि आप जो भी ये प्लान कर रहे हो, जो भी आप ये बजट कर रहे हो, जो भी आप चीजें बना रहे हो, जो भी आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट मेजर कर रहे हो, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप कहीं पे आप ज्यादा शॉर्ट टर्मिज्म ना हो जाए। अभी देखो मैंने सबको टारगेट दिया कि भैया आपको इस साल 1 लाख रुपए बनाना है प्रॉफिट,
तो सब जोरों शोर से लग गए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दिया। अरे सर क्या करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करके, पता नहीं अभी तो कुछ सेल होता नहीं उससे। बट दिस वाज अ फाउंडेशन फॉर टुमारो। अगर मैं मेरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आज का कम कर देता हूं तो मेरा कल सफर करने वाला है दोस्तों, राइट। सो बट शॉर्ट टर्मिज्म ना यार, वो बोलेगा अरे जानने दो सर अभी होने दो, अभी तो आपने 1 लाख का टारगेट दिया था, 1 लाख के हम अंदर रहेंगे, आपसे रिवॉर्ड लेंगे और खुश हो जाइए। So you have to take care that short-termism is not given importance, because at the end, long-term vision is very important, which will help you to success your mission of the organization. Further, आपको ये भी देखना है कि कहीं पे लोग मैनिपुलेट तो ना कर रहे रिजल्ट को, प्रोविजन को डिले कर रहे हैं, राइट। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्रोविजंस को डिले कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं आपके प्रॉफिट कैलकुलेशन के अंदर, या फिर आपके यूनिट कैलकुलेशन के अंदर गड़बड़ कर रहे हैं। कैसे ना कैसे लाके स्टैंडर्ड के अंदर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो नजर में ना आए या उनको फिर इंसेंटिव मिलते जाए। And at the same time, sustainability has to be given lot of importance during all this process. कॉस्ट कट शॉर्ट करने के चक्कर में हमें नॉन सस्टेनेबल एक्टिविटीज के पास नहीं जाना है। वो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ओवरऑल एम रहना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में, चाहे शॉर्ट टर्म में हमें लॉस हो, लॉन्ग टर्म में हम सस्टेनेबल रहे। बिकॉज वी हैव सीन दैट सस्टेनेबल, बीइंग सस्टेनेबल, इट गिव्स यू अ लॉन्ग, वेरी मच लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, राइट। सो दिस ऑल थिंग्स हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी केयरफुली। सो ये आपका पूरा पार्ट होता है आपके फर्स्ट पार्ट का, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का। तो इसके हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स देख लिए, और आई कैन से दैट मोस्ट ऑफ दिस पार्ट यू आर ऑलरेडी सीन इन एमए, राइट। मोस्ट ऑफ दिस पार्ट इज ऑलरेडी सीन इन एमए। यहां पे और एक बार वापस हाईलाइट किया गया हुआ, बिकॉज दैट्स अ कोर इंपॉर्टेंस फॉर योर पेपर। देन कमिंग फॉरवर्ड, अब ये हमने देखा जो आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट था, ये तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए था। बट अगर सिर्फ पूरे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस मेजरमेंट हमें नहीं देखना है, हमें देखना है कोई पर्टिकुलर डिवीजन का, कि भैया ये डिवीजन कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इन द केस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवीजन, हाउ इट इज परफॉर्मिंग, यू कैन गो फॉर ROI और एंड RI। ओके, ROI इज नथिंग बट योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ROCE करते हैं, विच इज योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपके जो भी EBIT है डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड हम करते हैं। यहां पे ये क्या हुआ, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेवल, पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे था। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, एक डिवीजन के लिए देख रहे हैं कि एक डिवीजन, एक छोटा डिपार्टमेंट ABCD हम बना रहे हैं। तो एक हम कैसे चेक कर सकते हैं हमारा परफॉर्मेंस। तो ROI इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच कुड हेल्प यू फॉर योर डिवीजन परफॉर्मेंस मेजरमेंट एनालिसिस। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप, योर EBIT इज योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आप सबको ये तो पता ही होगा। राइट, आपका जो भी EBIT है उसको डिवाइड करेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड से। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हो, जो भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर। ओके, सो दिस विल गिव यू अ डिविजनल ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर इससे कितना रिटर्न मिल रहा है, ऑपरेटिंग इनकम कितनी मिल रही है। नाउ अंडरस्टैंडिंग इज हियर, ये तो आपकी चीज है, बट थिंग इज व्हाट, ROI नॉट ऑलवेज मोटिवेट्स और इंकरेजेस न्यू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ROI क्या है ना, एक रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है। बट यहां पे क्या होता है ना, और रेशियो, अगर समझो मेरा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का ROI 15% है और कोई नया प्रोजेक्ट ला रहा हूं मैं जिसका ROI 12% है, द मैनेजमेंट और मैनेजर विल वेरी क्लियरली बी सेइंग नो सर, क्यों लाए हम वो प्रोजेक्ट। सर जब हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट 15% रिटर्न दे रहा है तो आप ऐसा प्रोजेक्ट क्यों ला रहे हो जो 12% ही रिटर्न दे रहा, नहीं चाहिए हमें, ये तो हमारा ओवरऑल रिटर्न कम कर देगा, फिर हमारा इंसेंटिव कम हो जाएगा, हमारा परफॉर्मेंस खराब दिखेगा। तो ये क्या करता है, ROI डजंट मोटिवेट्स और डजंट एनकरेजेस न्यू इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए एक अलग और एक तरीका है विच यू हेल्प्स यू टू चेक एक्चुअल, नॉट एक्चुअल बट एन इंक्रीज इन द इनकम। ओके, तो विच इज EBIT, आप वापस EBIT लोगे और EBIT में से क्या करोगे, आप नोशनल इंटरेस्ट को माइनस करोगे। सर व्हाट इज नोशनल इंटरेस्ट, नोशनल इंटरेस्ट इज आपने जो भी कैपिटल एम्प्लॉय करके रखा हुआ है उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करो। सर व्हाट डू यू मीन दिस, मतलब क्या, सिंपल है कि हमने जो भी प्रॉफिट कमाया उसमें से आप आपके कैपिटल जितना इन्वेस्टेड था उसके ऊपर का जितना अपॉर्चुनिटी था वो माइनस कर दो। और अगर ये अंत में पॉजिटिव है देन गो फॉर इट ना यार, चाहे ROI 10, 8, 9, 7% रहने दो। बट अगर हमारा RI पॉजिटिव है, RI पॉजिटिव मतलब क्या, रेसिडुअल इनकम आपकी पॉजिटिव है, बची हुई इनकम जब मेरी पॉजिटिव है तो बढ़ाओ ना सर, काम करो ना सर। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक प्रोजेक्ट 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, एक और एक नया प्रोजेक्ट का ऑप्शन है जो मुझे 5 लाख का प्रॉफिट देगा,
कुछ तो ऐड करेगा ना सर, वो चाहे 10 करोड़ के हिसाब से कुछ ना ऐड करो, बट कुछ तो ऐड करेगा ना। पैसा खाली पड़ा था, इन्वेस्ट कर दो। सो प्लीज रिमेंबर ऑलवेज ROI वर्सेस RI में RI encourages new investment, residual income encourages new investment because it shows you the actual increase in the income, but ROI doesn't encourage new investment because it is in the form of ratio. फॉर एग्जाम्पल देखो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। समझो मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट मुझे EBIT दे रहा है से 10 लाख का, ओके और मेरा कैपिटल इन्वेस्टेड है से 50 लाख एंड माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज से 10%, ओके। सो अगर हम यहां पे बात करें, जस्ट बेटा, सो सी यहां पर अगर हम यहां पे हमारे ROI के बारे में बात करें, ROI क्या आएगा दोस्तों आपका 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 विच इज 20%, करेक्ट। अब वही मैं RI के बारे में बात करूं तो RI क्या आएगा मेरा, देखो माय 10 लाख माइनस मेरा जो भी कैपिटल, कितना कैपिटल इंप्लॉयड है मेरे यहां पर 50 लाख, इसके ऊपर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले रहा हूं जो मेरा पैसा का कॉस्ट है लाने का, 10 लाख माइनस 5 लाख गिव्स यू 5 लाख। अब देखो ये मुझे बताता है कि मेरा एक्चुअल इंक्रीज कितना हो रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल के, ये तो बस मुझे रेशियो बता रहा है। समझो मेरे दूसरे प्रोजेक्ट का ROI है 25%, तो वो मैनेजर तो बोलेगा अरे सर क्यों करना आपको 20% वाला प्रोजेक्ट, ऑलरेडी हमारे 25% पे काम चल रहा है ना। बट RI क्या बोलता है, भैया आप ऑलरेडी कुछ भी काम करो पर ये 5 लाख और एडिशनल देगा। इट्स टॉकिंग अबाउट मार्जिनल थिंग, सो यू विल गो फॉर RI, रिमेंबर। बट यस अगर ROI एंड RI में है आपका कंपटीशन है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है, सो यू विल गो फॉर द ROI, okay। So please remember this thing, ROI and RI is important concept in terms of your divisional performance measurement criteria, okay। Then comes the next part is about the performance measurement in NGO। अब दोस्तों देखो NGO में एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि NGO को हम कितना असरदार है ये देखना बड़ा मुश्किल है। सी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 5 लाख का प्रॉफिट ला रही है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन 10 लाख का प्रॉफिट ला रही है, मैं क्लियर बोलूंगा भाई 10 लाख वाली बेस्ट है। या वो क्या हमने क्या सोचा था कि हमें 10 लाख का प्रॉफिट होगा, 10 लाख का मिल गया, बात खत्म। तो हमारे जो गोल्स है वो इजीली मेजरेबल हो सकते हैं, बट एनजीओ का प्रॉब्लम ये प्रॉफिट इज नॉट गोल फॉर देम। तो एक जिसके बेसिस पे हम हमेशा डिसीजन लेते हैं जिंदगी में, वही उनका गोल नहीं है। अरे यार ये तो गड़बड़ हो रही है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल ही नहीं है कि प्रॉफिट कमाना है, उसका आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे करोगे और कैसे बोलोगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है। सी इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एनजीओज कि उनका हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट देखें, बिकॉज उनके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो खुद ही अलग होते हैं। एक हर बिजनेस का बचपन से ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, बट एनजीओ में यही नहीं होता है। Their profit are generally non quantifiable। फॉर एग्जाम्पल समझो मुझे हमारे स्कूल को हमें बच्चों को पढ़ाना है, फ्री में पढ़ाना है, बट फ्री में पढ़ाना है ये हम कैसे देखें कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल हो रहे नहीं हो रहे, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल अब ये जो वीडियोस में आपके यूट्यूब पे डाल रहा हूं, फ्री में डाल रहा हूं ताकि आपके मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे, उनका फायदा हो। अभी जो जिन जिन बच्चों की एग्जाम है, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा भैया कि क्या फायदा हो रहा नहीं हो रहा। व्यूज तो बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो, बट क्वालिटी कैसे समझ में आएगा। आप लाइक करोगे तो समझ आएगा, फटाक से लाइक करो, राइट। तो ये करना, ये देखना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप में से बहुत से आलसी बच्चे जो लाइक नहीं करते, सर कमेंट नहीं करते, आप कितनी भी मेहनत करो हम क्यों करें, हमें बड़ा दर्द होता है ऊपर हाथ लेके जाके लाइक करने के लिए, राइट। बट दैट डजंट मीन कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं या कुछ इसका बेनिफिट नहीं हो रहा है। सो इट्स नॉन क्वांटिफाइबल, इट्स नॉट वेरी मच क्लियरली क्वांटिफाइबल, ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं है उसमें, ओके। एंड इट कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। अब एनजीओ के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव रह सकते हैं ना, एक किसी को कैंसर पेशेंट ट्रीट करना है, किसी को बच्चों को, एक ही ऑर्गेनाइजेशन को बच्चों को पढ़ाना है, किसी अनाथ बच्चों को देखना है, कोई पेरेंट्स को देखना है, अगर मतलब कोई बड़े लोगों को देखना है, बुजुर्ग लोगों को देखना है, तो इनके मल्टीपल, इनमें से हम कैसे समझे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल हो रहा है, राइट। तो दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बिग चैलेंज विद देम। वी कैन नॉट ट्रस्ट देम और चेक देम ओनली ऑन द बेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि उनका तो मतलब ही नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट कमाना। तो फिर हम क्या करें। सो प्लीज रिमेंबर, यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल गो फॉर वैल्यू फॉर मनी अप्रोच। सर वैल्यू फॉर मनी अप्रोच क्या है, या इसको हम 3E अप्रोच भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन 3 E's। क्या है सर 3E? सबसे पहले आपका E है इकोनॉमी।
मतलब क्या कि आप जो भी एनजीओ में हो, आपका काम जो भी है, जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका, आपके इनपुट जो है वो सस्ते से सस्ते दाम पे आने चाहिए। खराब क्वालिटी के नहीं बोल रहा हूं मैं, सस्ते से सस्ते दाम पे आने चाहिए। ओके, तो योर चीप इनपुट शुड बी देयर, योर इनपुट शुड बी इकोनॉमिकल, योर वर्किंग, योर प्रोसेसेस शुड बी इफिशियंट इनफ। दैट मीन्स कि हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, जब जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पढ़ाने से मेरे मैक्सिमम बच्चों तक मैं पहुंचना चाहिए और अच्छी से समझना चाहिए, या वो ये समझना चाहिए। मतलब मैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं, बड़ी से बड़ी क्लास लूं, आपके दुआओं से 100-200 बच्चों की क्लास ले लूं यहां पर, राइट। सो इफिशियंट इनफ होना चाहिए हमारा प्रोसेसेस। तो इकोनॉमी इनपुट के बारे में बात करता है, इफिशियंसी आपके प्रोसेसेस के बारे में बात करता है, और इफेक्टिवनेस आपके आउटपुट के बारे में बात करता है। कि मैंने ऑब्जेक्टिव लिया था कि जो जो बच्चा मेरा लेक्चर देखेगा सारे बच्चे पास होने चाहिए, और पास होने के बाद मुझे कम से कम एक मैसेज करना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि मेरा ये प्रोजेक्ट जो है वो इफेक्टिवनेस ला रहा है कि नहीं ला रहा है। Are you getting it, everyone? So this is very important for you to understand that value for money approach जो एनजीओस के लिए फॉलो होता है कि हमारे इनपुट्स इकोनॉमिकल रहे, हमारे प्रोसेसेस इफिशिएंट रहे, और हमारा प्रोडक्ट आउटपुट इफेक्टिव रहे। इफेक्टिवनेस वहां पे हम चेक करेंगे, और अगर ये तीनों चीज मेट हो रही है, तीनों चीज अच्छी से हो रही है, देन ग्रेट, योर ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग सुपर्ब, और एल्स देयर इज सम प्रॉब्लम। So these are certain performance measurement criteria for NGOs, specifically ये VFM approach, value for money और 3 approach याद रखना। So this is a whole picture of this around 2-3 chapters जो मैंने कोशिश किया है कंपाइल करने का और आपको सारे इंपॉर्टेंट एक 25 से 30 मिनट के अंदर देने का। आई होप दिस हैज बीन यूजफुल फॉर यू। प्लीज, जैसे हमने ये वीडियो बनाया उतने ही एनर्जी से, उतने ही एफर्ट से मैंने बाकी सारे वीडियो भी बनाए हैं। ये सारे चार्ट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ओके जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगी। वहां पे आप जाओ, यू कैन डाउनलोड दिस चार्ट, और डाउनलोड चार्ट्स अच्छे फॉर्म में बनाए हुए। ये तो अभी राइटिंग ऐसी मैंने लिखी हुई है, अच्छी राइटिंग में आपको लिखा हुआ है, जो आपको फटाफट लास्ट डे रिवीजन के लिए काम आएगा। एंड एज आई सेड यू ऑलरेडी गाइस, आप क्या करोगे दोस्तों, आपको करना है सबसे पहले ये वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा जो काम करना है, आपको पूरा कंसेप्ट रिवाइज करना है आपके नोट से, जो भी आप स्टडी टेक्स्ट या जो भी यूज कर रहे हो वहां से। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसका एग्जाम किट करना है, आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। और ऑब्वियसली याद रखना, एग्जाम के पहले आपको कम से कम 2 से 3, 2 बाय 3 नहीं, 2 और 3 मॉक्स तो आपको देनी ही देनी, मिनिमम बोल रहा हूं मैं। आई इनफैक्ट मेक इट 3 मिनिमम 3 to 5 आपको मॉक्स देनी ही देनी है एग्जाम के पहले, बिकॉज देन एंड देन ओनली यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग, यू विल गेट एन अप्रोच हाउ टू स्टडी फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड पीएम एग्जामिनेशन आर नो डाउट काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर यू, सो प्लीज do not go in overconfidence, at the same time do not go in very much underconfidence as well। तो ये कॉन्फिडेंस सर हमें कहां से आएगा, ये आपको आपके मॉक टेस्ट सॉल्व करने से आएगा, ताकि आपको अप्रोच पता चल जाए कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना आपके एग्जामिनेशन को। एंड ऑलवेज रिमेंबर योरसेल्फ एज सम कंसल्टेंट, और जहां पे भी आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरीके से आप उसको वहां पर आंसर देना। Okay, so that's it. With this, we'll stop for our this chapter. We'll see you in the next chapter with the next kind of quick revision lecture. For that, quickly subscribe the channel. Please be there on my Telegram and Telegram channel, where you will get the notes, and can stay connected with me on my Instagram. That's it. Thank you so much. Bye bye. Take care.